जय हिंद। मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल को स्टार्ट कर चुके थे और गुप्तोत्तर काल के बाद स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपका गुप्त काल के बारे में हम लोगों ने बता दिया था, गुप्त काल का पतन कैसे हुआ। आज हम लोग गुप्त काल के जो थोड़ा आपका जो क्लास है हम लोग आगे बढ़ाकर जो गुप्त काल के जितने भी वंश स्थापित हुआ सभी को हम लोग समाप्त कर देंगे और उसके 102 क्लास और लगेंगे तो आप ये भी आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग में लिखिए गुप्तोत्तर काल। आप हेडिंग में तो लिख चुके होंगे, फिर एक बार हम लोग लिख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल है ना, गुप्तोत्तर डायनेस्टिक, गुप्तोत्तर काल में कितने कितने वंश, गुप्तोत्तर पीरियड वगैरह इसे हम देखेंगे। तो पहले सबसे पहले एक साफ सुथरा आप भारत का नक्शा बना लिए होंगे, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये हो गई आपका इंडिया है ना। उसके बाद हम लोग सभी वंश के बारे में देख लेंगे, थोड़ा डीपली भी तो बेहतर रहेगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। तो रिकॉल कर देंगे एक बार। तो आपको इस सेक्शन में आपको बताए थे कि इधर हुनों ने सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय आक्रमण किया था है ना, और उसी कारण हुनों का यानी गुप्त काल का पतन हुआ, यानी गुप्त काल का भी विनाश हुआ। तो इस देखेंगे पंजाब और हरियाणा के बेल्ट में और दिल्ली के बेल्ट में देखेंगे तो एक नए डायनेस्टी का उदय हुआ। उस डायनेस्टी का हम लोग क्या नाम है, वर्धन वंश। 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 इस देखेंगे तो बिहार यूपी के क्षेत्र में देखे हम लोग तो एक नए डायनेस्टी का उदय हुआ। इस डायनेस्टी का हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसका नाम है मौखरी वंश। मौखरी, क्या नाम है, मौखरी वंश। क्या नाम है, मौखरी वंश। उसके बाद देखेंगे तो इधर देखेंगे तो यानी मध्य प्रदेश के एरिया में तो इधर कौन, मालवा डायनेस्टी, यानी इधर कौन हुआ, मालवा डायनेस्टी। बंगाल का क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे तो बंगाल के क्षेत्र में आपको पिछले क्लास में आपको रिकॉल कर दे रहे हैं एक बार। इसमें कौन, गौर। क्या नाम है, गौर। क्या नाम है, गौर। इधर देखेंगे असम के क्षेत्रों में तो असम के क्षेत्रों में कामरूप। क्या, कामरूप। क्या, कामरूप। इस देखेंगे तो दक्षिण भारत में हम लोग आ जाए, इधर के क्षेत्रों में देखेंगे तो मैत्रक वंश। क्या नाम है, मैत्रक वंश। इधर देखेंगे तो कर्नाटक से यानी कर्नाटक महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखेंगे तो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। क्या, चालुक्य वंश। इधर देखेंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में तो इसमें इस वंश का नाम क्या है, इधर हो गया चालुक्य, इधर कौन होगा, पल्लव यानी पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी है ना। बाकी आपका जो इधर देख रहे हैं इधर के क्षेत्र में गंग वगैरह ये सब उदय होगा, लेकिन ये सब आपको मेडावल में पढ़ाया जाएगा है ना। ज्यादा फिगर में ज्यादा शासकों को बता देंगे, चूंकि हम जो मेन रूप से गुप्तोत्तर काल में हम लोग को पढ़ना है वो उत्तर भारत का ही पढ़ना है, यानी जितने भी उत्तर भारत के राजा देख रहे हैं सभी को हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना दक्षिण भारत के राजाओं को सब मध्यकालीन भारत में पढ़ा जाता है और उसी को पूर्व मध्यकालीन भारत की ओर एक चैप्टर बना दिया जाता है ना। तो ये सब जितने देख रहे हैं चालुक्य वंश या पल्लव वंश, चोल या राष्ट्रकूट चोल, चेर इधर देखिए तो केरल के क्षेत्रों में चेर हो गया। तमिलनाडु में कुछ शिक्षा में पांड्य राजाओं का उदय हुआ है, पांड्य वंश। ये सब हम लोग मध्यकालीन भारत में देखें। गुप्तोत्तर काल में आपको बेसिकली जो क्या क्या पढ़ना है तो वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है, मौखरी वंश के बारे में पढ़ना है, मालवा के वंश के बारे में पढ़ना है,
गौर वंश के बारे में पढ़ना है और कामरूप के बारे में पढ़ना है ना। ये सब डिटेल हम लोग को विस्तार रूप से पढ़ना है, कहाँ, इसी यूनिट में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वर्धन वंश से। किससे शुरुआत हम लोग करते हैं? वर्धन वंश से। वर्धन वंश, वर्धन वंश से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका संस्थापक आपको दिमाग में आना चाहिए, संस्थापक, है ना। संस्थापक के बाद राजधानी कहाँ है, ये सब बेसिक चाहिए आपको दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद क्षेत्र की बात करें, मतलब विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ये तीन आपको मन एकदम हमेशा तैरते रहना चाहिए, तब आप हिस्ट्री को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो संस्थापक की बात करें तो हर्षवर्धन, वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। क्या नाम है? सॉरी, पुष्यभूति वर्धन। क्या नाम है? पुष्यभूति वर्धन। इसीलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति यानी किसने स्थापना किया? तो पुष्यभूति वर्धन ने। इसीलिए कई बार वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि वर्धन वंश को क्या कहा था? पुष्यभूति। क्या कहा जाता है? पुष्यभूति। और ना ये देखेंगे संस्थापक हो गया। राजधानी की बात करें तो ये हरियाणा का एक क्षेत्र है। हरियाणा का कौन क्षेत्र है? थानेश्वर। थानेश्वर, क्या नाम है? थानेश्वर। ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? थानेश्वर। यानी वर्धनों ने राजधानी अपना कहाँ बनाया? थानेश्वर को। कहाँ बनाया? थानेश्वर को। ये थानेश्वर, ये कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद क्षेत्र की बात करें तो आपको बताएं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का बेल्ट, है ना। यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का बेल्ट, यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का बेल्ट। उसके बाद देखेंगे इस वंश का अगला राजा बना कौन? यानी पुष्यभूति वर्धन। यानी पुष्यभूति के बाद अगला राजा कौन बनेगा? जो प्रमुख होगा उसका नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, किसका नाम क्या है? प्रभाकर वर्धन। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। कहा? महाराजा धीराज, यानी महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया? तो प्रभाकर वर्धन ने। किसने उपाधि धारण किया? प्रभाकर वर्धन ने। आपका महाराजा धीराज, महाराजा धीराज का मतलब इस पूरे एरिया का सबसे हेड को ही हम लोग महाराजा धीराज कहते हैं। और महाराजा, इसके अधीन में जो राजा हो जाएगा वो अपने आप को महाराजा कहेगा या फिर महासावंत कहेगा, है ना। अलग अलग उपाधि, लेकिन जो मेन हेड राजा रहेगा वो अपने आप को क्या कहेगा? महाराजा धीराज। ये इस बात से आप भली भांति परिचित है। इसका कोई नया टर्मिनोलॉजी नहीं है कि आपको, है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये महाराजा धीराज की प्रभाकर वर्धन ने शादी किया। उसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। यशोमती मैया से, है ना। ये आप गाना भी सुने होंगे, यशोमती मैया से, है ना। यानी भक्ति सॉन्ग है, अगर सुने होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यानी इसका पत्नी का नाम क्या है? यशोमती। और इसकी यानी कि प्रभाकर वर्धन का 3 संतान है। कितने संतान? 3 संतान। कौन कौन का संतान है हम लोग डिटेल रूप से देखेंगे। ये यानी संतान कहने का मतलब लड़का और लड़की, है ना। तो प्रभाकर वर्धन का 2 बेटा। कितने बेटा? 2 बेटा। पहला का नाम क्या है? राजवर्धन। दूसरा का नाम क्या है? हर्षवर्धन। पहला का नाम क्या है? राजवर्धन। दूसरा का नाम क्या है? हर्षवर्धन। और एक इसकी बेटी थी, बेटी का नाम क्या है? राजश्री। नाम क्या है? राजश्री। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, राजवर्धन। दूसरे का नाम क्या है? हर्षवर्धन। और इसके नाम क्या है? राजश्री। यानी बड़ा बेटा का नाम राजवर्धन, छोटा बेटा का नाम हर्षवर्धन और बेटी का नाम राजश्री। इकलौती बेटी थी, यानी अपने राजवर्धन की एकमात्र बेटी थी। इसका नाम क्या था? राजश्री। और राजश्री जैसे ही आया आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, अभी हाल ही फिलहाल में लालू यादव यानी कि सुपुत्र, जो छोटे सुपुत्र है, अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है ना, बिहार के उप मुख्यमंत्री है ना। बिहार के दूसरा पद लिए हुए हैं। तो इनकी पत्नी का भी नाम क्या है? राजश्री। हाँ, भले इनका नाम रचेल था, वो जैन धर्म को क्या मानती थी? ईसाई धर्म को, शायद ईसाई धर्म को मानती थी, है ना। ईसाई धर्म को मानने वाली, तो उसका नाम था रचेल। लेकिन जब शादी हो गया तो राजक समर्थकों के ने उनका नाम अलग नाम दे दिया, क्या? राजश्री। क्या नाम दे दिया? राजश्री। और लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने जो पुतोह ही, उनका भी नाम, है ना,
राजा के समर्थन जो समर्थक था उनके ही नाम को रहने दिया, और अभी भी लोग राजश्री के नाम से ही उनको पुकारते हैं, मतलब बुलाया जाता है ना। तो राजश्री के देखिए कि लगभग साल भर नहीं बीता और उसके राजश्री का पैर लालू यादव के परिवार में रखा ही लगभग 1 साल के अंदर ही क्या हुआ, बिहार में उनका सरकार बन गया। तो कितना ओले का लालू परिवार सौभाग्य यानी है कि एक पुतोह यानी पुतोह के प्रवेश से यानी कहते ना कि अगर शुभ मुहूर्त में अगर विवाह किया जाए तो बहुत बड़ा फल यानी प्रतिफल देखने को मिलता है, और लालू परिवार को देखने को मिला ही। यानी साल लगभग दिसंबर या के आसपास उनका शादी हुआ था। एग्जैक्ट डेट तो हमको पता भी नहीं है, चूंकि पता भी होना भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई करंट अफेयर थोड़ी ना। हाँ, लेकिन आपको ये बता दिए इस चलते कि यह राजश्री की नाम याद है। तो राजश्री यानी कि लालू यादव क्या हुआ, उनकी पुतोह हुई और तेजस्वी यादव की पत्नी। अब की चूंकि एक बार न्यूज में देख रहे थे कुछ लोग जो समर्थक है ना, वो राजश्री को भी चुनाव लड़ने का क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है लालू यादव से। तो खैर वो निर्णय तो तेजस्वी यादव लालू यादव को देना, हम लोग को उस पर नहीं जाना है ना। तो यानी राजश्री क्या है, जैसे ही पैर उनके लालू परिवार के घर में पड़ा, लगभग 1 साल के अंदर ही क्या हुआ, उनकी सरकार बन गई। और सरकार में आपको पता हो कि तेजस्वी यादव ने क्या किया, रोजगार देने का वादा किया था जब चुनाव के पहले 10 लाख रोजगार। और इसी 15 अगस्त जो अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त पे पटना के गांधी मैदान में आपको पता होगा नीतीश कुमार ने भी ऐलान किया है कि लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी और साथ ही 10 लाख रोजगार भी हम देने देंगे, है ना। तो खैर अगर देंगे या ना देंगे अलग बात है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा इसमें बीजेपी से तुलना है ना, बीजेपी वाली बात नहीं इसलिए है, ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में बोल रहे थे आप हमको समर्थक बोलिए, आरजेडी समर्थक या अन्य जदयू समर्थक, ऐसा कुछ बात नहीं है। बात दरअसल यह है कि तेजस्वी यादव युवा है ना, लगभग 30-32 साल का हुआ है और उनको कैरियर आगे तक जाना अगर है ना, अगर करियर उनको आगे तक कब जाएगा, जब उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा करेगा। जैसे केजरीवाल ने अपने जो भी वादा किया था उन्होंने दिल्ली को पूरा किया और लगभग दूसरा से तीसरा बार उन्होंने सरकार बनाई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर तेजस्वी यादव जी लगभग 10 अगर रोजगार को अपने जो वादा है उसका पूरा कर देते हैं, अगर 80% भी अगर पूरा कर दिए तो लगभग उनको जो भविष्य है भविष्य संवर जाएगा, मतलब लोग उसको एक भविष्य के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसे भी लोग मार रहे हैं तभी तो लगभग 80 या 79 के आसपास उनका सीट जीता है ना। पूरा देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का जितने मंत्री, साथ में नीतीश कुमार, बहुत बड़े अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के फिर दबाव में भी यानी कि सभी लोग कितना हेलीकॉप्टर उड़ा, उसके बाद भी तेजस्वी यादव बिहार का सबसे नंबर 1 पार्टी बनाने में सक्षम हुए। तो खैर हम लोग तेजस्वी यादव पर नहीं जाना, अगर जा रहे होंगे तो कुछ लोग कमेंट में बताएंगे कि तुम लालू यादव के समर्थक हो या जदयू के समर्थक हो। भैया हम न आरजेडी के समर्थक है, न बीजेपी के समर्थक है, न कांग्रेस के समर्थक या किसी भी दल के समर्थक नहीं है। हाँ, जो सच्चाई है उसको हम बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के कारनामों से बीजेपी को विरोध करते नहीं, बीजेपी का हम सपोर्ट हमेशा करते हैं। सही हर पार्टी जो सही काम करेगा और सही जो वादा किया उसका पूरा करेगा, हम उसका हमेशा सपोर्ट करेंगे। चाहे बीजेपी 370 हटाया, इसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो भी रोजगार की बात करें, युवाओं का साथ क्या है, रोजगार की समस्या है, तो रोजगार की जो जैसे आप वोट के समय ऐसा नहीं आप बोल दिए थे कि आप बड़े पद पर जा रहे हैं और बोल दिए 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे। तो भाई अगर इसके बीच एक नीतीश आपका जो गृह मंत्री अभी है आपका कौन है, अमित शाह से एक बार पत्रकार पूछ दिया कि आप 2 करोड़ रोजगार की बात की है तो इसके बारे में क्या है, तो क्या बोल रहे हैं कि क्या है, जुमला है। महाराज आप एक गृह मंत्री हैं, साथ ही आप एक अच्छा नेता बने हैं, आपका देश आपको पर विश्वास किया, आपको युवा विश्वास कर वोट द्वारा दिया और फिर भी आप कह रहे हैं कि जुमला है। अगर ये जुमला है तो आखिर जनता किस पर वोट दे, है ना। अगर चुनाव के समय आप बड़े बड़े वादा कर देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि जुमला है, तो आखिर जनता आपको भैया वोट किस पर दे, ये तो स्पष्ट कर दीजिए। साथ ही जनता का भी दोष है इसमें। खैर राजनीति हम लोग को नहीं करना, हम लोग इस पर अगर लंबा करेंगे तो लंबा खिंचा जाएगा, अलग बात है। तो यानी कि प्रभाकर वर्धन का 2 बेटा, राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक बेटी का नाम राजश्री। ये राजश्री का विवाह देखें तो राजश्री का विवाह इसी देखें यानी मौखरी, चूंकि देखिए यानी कि राजवर्धन का एकमात्र बेटी है और हर पिता का सपना होता है कि हमारी जो बेटी है हमसे ऊंचा घर में जाए, यानी हमसे ऊंचा घराने में जाए, है ना, हर पिता का सपना होता है। और इस समय देखिएगा तो गुप्तोत्तर काल में सबसे बड़ा साम्राज्य कौन है, मौखरी वंश। जो बेल्ट देख रहे हैं यूपी बिहार का बेल्ट, यूपी बिहार का क्षेत्र सबसे बड़ा साम्राज्य है, नहीं उभर रहा है।
तो हर पिता का सपना होता है कि हमारा जो बेटी हो हमसे ऊंचा घर में जाए, है नहीं, हमारा जो संबंध है बने वो हमसे ऊंचा घर में। और ऐसा हुआ भी किसको, प्रभाकर वर्धन का। इसने किसी भी तरह से मौखरी वंश के उस समय राजा था, उसका नाम क्या था, ग्रह वर्मा। क्या था, ग्रह वर्मा, यानी मौखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा से शादी कर दिया। तो है ना, किससे शादी कर दिया, ग्रह वर्मा से। और देखिए बड़ा सा ये साम्राज्य था कौन, मौखरी वंश। और इसी मौखरी वंश से हमेशा क्या करता था, मालवा के क्षेत्रों पर, इधर देखिए शशांक के क्षेत्रों पर, इधर गौड़ शासक, इधर देखेंगे तो उत्तर गुप्त, यानी कि हमेशा इस पर हमला करते रहता था। तो इससे जो मालवा हो गया, गौर, है ना, इस कामरूप जितने भी देख रहे हैं सभी से क्या हो, दुश्मनी हो गया, बार बार हमला कर देता था और दुश्मनी हो गया। अब जैसे ही इसको पता इन लोगों को चला, मालवा के राजाओं को और गौड़ के राजाओं को, कि जो ये मौखरी वंश है, मौखरी वंश का राजा है कौन, ग्रह वर्मा। ये ग्रह वर्मा शादी कर लिया किसे, हर्ष राजवर्धन वंश के राजकुमारी राजश्री से। तो बताइए अगर जो दो वंश में, यानी दो परिवार में अगर मेलन यानी संधि होता है तो परिवार मजबूत होगा। तो ये लोग सोचा कि और एक थोड़ा अकेले था तो इतना हम लोग को तंग कर रहा था, अब तो दो को हो गया, दो वंश मिल गया तो और तंग करेगा। और इसी प्रभावित होकर इसी मालवा का एक शासक है, उसका नाम क्या है ना, देवगुप्त। किसका नाम क्या है, देवगुप्त। मालवा के शासक है देवगुप्त। अब सोचा कि देवगुप्त मीटिंग कर रहा, किसे, गौड़ के शासक है शशांक। शशांक से मीटिंग कर रहा कि अब सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। और ये दोनों ने दोस्ती कर लिया। किससे दोस्ती कर लिया, मालवा के शासक और गौड़ के शासक। क्यों दोस्ती किया, आपको पता चल गया कि मौखरी वंश और वर्धन वंश के बीच आपसी विवाह के कारण, है ना, विवाह हो गया तो हर कोई परिवार मिल जाता है। तो इस काफी जब दो परिवार मिल जाएगा तो अपने आप स्वाभाविक है कि दोनों मजबूत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में दोनों अब सबसे बड़ा दिक्कत इन लोग का हुआ कि आखिर तो अब दो को हो गया तो और हमको तंग करेगा, यानी और हमको प्रभावित करेगा। तो दोनों ने दोस्ती कर लिया और मीटिंग किया, अब क्या किया जाए, है ना। तो मालवा के शासक यानी शशांक ने बताया कि ऐसा करो कि जो अभी हाल फिलहाल में अभी शादी ही हुआ है इसके ही हत्या कर दो, किसको, ग्रह वर्मा को। और मालवा के शासक है कौन, देवगुप्त। कौन शासक है, देवगुप्त। देवगुप्त नहीं, ग्रह वर्मा को हत्या कर देता है। तो अभी आपको बताएंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताएंगे, तो इसलिए आपको बता दिए। और देखिए इसी प्रभाकर वर्धन है, इस प्रभाकर वर्धन ने मालवा के शासक यानी किसका नाम क्या है, यशोवर्मन। यशोवर्मन यानी यशोवर्मन की हत्या कर देता है, यानी हरा देता है। तो देखिए एक तो पहले शादी कर लिया, दूसरा हरा दिया, तो काफी और मालवा का राजा काफी से प्रभावित हुआ। उसके बाद देखेंगे तो इसके बाद है यानी कि ग्रह वर्मा। उसके बाद इस वंश का राजा कौन बनेगा, जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, किसका, प्रभाकर वर्धन की। तो प्रभाकर वर्धन की जैसे ही मृत्यु हुआ था, इस हमला कर देता कौन, मालवा का शासक देवगुप्त। और जैसे इधर देखिए इधर शोक प्रकट चल रहा है कौन, अभी हाल फिलहाल में कौन मरा, प्रभाकर वर्धन। और इधर की मालवा के शासक देवगुप्त हमला कर दिया किसका, मौखरी वंश पर। और मौखरी वंश के राजा कौन है, ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। इधर एक संकट और है, इधर एक संकट और उत्पन्न हो गया, है ना। तो ये खैर होगी बात। तो यानी ग्रह वर्मा के देखेंगे तो इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, राजवर्धन। और यही राजवर्धन है जो किसकी हत्या करेगा, तो मालवा का राजा देवगुप्त को किसकी हत्या करेगा, चूंकि इसकी बहन, अब जो बहन है तो कि विधवा हो गई, तो इसकी बहन को भी क्या किया, यानी जो देवगुप्त था जिसने इसके पति की हत्या किया था, राजश्री का, इसका एक बंदी यानी जेल में, वहीं यानी कनौज में ही एक जेल है और उसी जेल में इसका बंद कर दिया, यानी बंदी गृह में। तो खैर हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। तो ये देखेंगे अगला राजा कौन बना है, राजवर्धन। और राजवर्धन जब हत्या कर दिया किसको, देवगुप्त को, तो सबसे बड़ा दिक्कत हुआ किसको, गौड़ राजा शशांक को। और शशांक ने भी हत्या कर दिया किसको, राजवर्धन को। राजवर्धन का हत्या किसने कर दिया, शशांक ने। शशांक ने बुलाया कि आइए, आपको एक शिविर में बुलाया कि आइए हम यहाँ बहुत हम आपसी संबंधित यानी आपसी संबंध बनाने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। और एक शिविर में बुलाया किसको, गौर शशांक ने बुलाया वर्धमान के राजा राजवर्धन को। और वही क्या किया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पीछे उसको हत्या कर दे, मतलब एक तरह से कर सकते हैं। पहले तो आमंत्रित किया, है ना, और उसके बाद उसको वही, है ना, पीछा मतलब एक तरह से पीछा कर सकते हैं, मारकर हत्या कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके बाद राजा लेकर गया नहीं, तो सैनिक लेकर, उतना बड़ी सैनिक नहीं लेकर गया था, तो हत्या कर दिया, यानी पीछे कर दिया। तो देखिए इसके बाद लगभग हर्षवर्धन 16 वर्ष का ही था, 16-17 साल का ये कौन था, हर्षवर्धन। और चूंकि अब राजा बनना इसको बड़ी समस्या हो गया, तो 16-17 वर्ष की अवस्था, 17 वर्ष की अवस्था में राजा, फिर अगला राजा कौन बनेगा, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन काफी बड़ा है और
चूंकि हर्षवर्धन सबसे प्रतापी राजा है किसका, वर्धन वंश का। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक डबल क्लास में यानी सिंगल क्लास में। और हर्षवर्धन का जो पीरियड यानी हर्षवर्धन का शासन काल देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5 घंटा जाएगा। तो इसको हम लोग हर्षवर्धन का जो सेक्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मौखरी वंश। तो मौखरी वंश के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, है ना। मौखरी, तो बताइए मौखरी के वंश के संस्थापक की बात करें तो मौखरी वंश के संस्थापक कौन है, हरि वर्मा। संस्थापक कौन है, हरि वर्मा। याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, मौख मतलब मुंह, मुंह से हरि का नाम लो, मुंह से क्या लो, हरि का नाम, सॉरी मुंह से क्या नाम लो, हरि का नाम, मुंह से क्या नाम लो, हरि का नाम। सॉरी, यहाँ जो आप यशो वर्मन देख रहे हैं, यशो वर्मन नहीं होगा, यशो वर्मन की हत्या कौन करेगा, ईश्वर वर्मा। कौन करेगा, ईश्वर वर्मा। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए मौखरी वंश के संस्थापक कौन, हरि वर्मा। और इसने राजधानी कहाँ बनाया, कनौज के क्षेत्र यानी कनौज। कनौज कहाँ है, कनौज कहाँ है, तो अभी ये यूपी में है। कहाँ है, यूपी क्षेत्र में। देखिए आपको मन में जो प्रश्न है, जो यूपी अभी देख रहे हैं, जो मौखरी वंश का जो स्थापना हुआ है, ये लोग वास्तविक रूप से गुप्त का क्या थे, सामंत थे। सामंत मतलब आप जानते हैं, मतलब किसी विशेष क्षेत्र पर आपको अधिकार दे दिया गया है कि वहां जो भी टैक्स वगैरह यानी हम लोग को तहसील यानी कि टैक्स को वसूल कर हमको दो, और साथ ही न्यायालय जो भी लड़ाई झगड़ा हो तो होगा तो वहीं तुम सिमटा देना। तो इस तरह के हम लोग व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहते हैं। तो जो मौखरी था, और प्रश्न आएगा कि मौखरी किसके सामंत थे, तो ये गुप्तों के सामंत थे, है ना। यहीं पर गुप्त रूप मूल रूप से शासन कर रहे थे। देखिएगा ध्यान में, तो मौखरी वंश का देखेंगे तो राजधानी आखिर इसके पहले जो आखिर बिहार भी क्षेत्र आ रहा है, तो मौखरी के अंडर में कौन है, मगध। तो आपको पता होगा कि मगध का मेन रूप से कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, तो पाटलिपुत्र से। लेकिन पाटलिपुत्र का स्थिति गुप्त काल जैसे स्टार्ट हुआ तो गुप्त काल से पाटलिपुत्र का स्थिति गिरावट देखने को मिलेगा, है ना। क्या हुआ, ह्रास आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ, पाटलिपुत्र का। देखिए इसके पहले गुप्त के पहले पाटलिपुत्र का इतना अस्तित्व था कि पूरा पाटलिपुत्र से मौर्य काल में देखिए तो पूरा राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। और देखिए कहाँ तक विस्तार क्षेत्र था, पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र, मतलब इतना क्षेत्र किसके अधीन में था, मौर्य के अधीन में, है ना पूरे। और नियंत्रण कहाँ से हो रहा था, पाटलिपुत्र यानी राजा कहाँ रहता था, पाटलिपुत्र में। तक आखिर मन में प्रश्न और सर देखिए इसी पाटलिपुत्र का स्थान अब मानी गुप्तोत्तर काल में कौन ले लिया, मौखरी, सॉरी कनौज। कनौज क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। तो इस जब अगर शासन क्या है, सेंट्रलाइज है, मतलब पूरे क्षेत्र यानी एक इतना भारत क्षेत्र में अगर एक राजा है तो उसको ज्यादा कोई राजा से डर नहीं है ना। जब कोई भी राजा अगर कोई इसको मारना चाहेगा या फिर आक्रमण करना चाहेगा तो बाहरी राजा करेगा। तो बाहरी राजा करेगा तो उसको उतना डर नहीं है। लेकिन अगर बताइए इतना बड़ा इस काल में देखिए तो इतना क्षेत्र है, यानी मौखरी है, मालवा, अलग अलग डायनेस्टी है, तो आक्रमण तो यानी लड़ाई झगड़ा तो हमेशा हो ही रहेगा। जैसे अगर आपके परिवार में एक मालिक हो तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लेकिन उसी में अगर दो तीन राजा बहुत सारे वंश का इसमें उदय हो गया। तो जो पाटलिपुत्र में आपको बताओ कि जो पहाड़ी एरिया नहीं है, क्या नहीं है, पहाड़ी एरिया, तो राजा अपने आप को क्या सोचता था कि हम सुरक्षित जगह पर अपना राजभवन बनाएं, जहां हम रहें, जहां से हम शासन करें। तो पाटलिपुत्र में पता आपका उतना पहाड़ी एरिया है नहीं, तो इसने जो मौखरी वंश का राजा ने इन्होंने सोचा अगर पाटलिपुत्र रहेंगे तो सभी लोग हमला करके आक्रमण करेगा, इससे बेहतर है कि हम लोग कहा कनौज में अपना क्या बनाया, राजधानी बनाया, और कनौज में ही अपना बना लिया एक गुफा बनवा लिया। क्या बना लिया, गुफा, और इसी पहाड़ के अंदर रहना शुरू कर दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किला, है ना। यानी किला मतलब सुरंग खोद कर वहां निवास करना। और इसी में अगला जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो इसी बारे में आपको पता चलेगा, किला बंदी मतलब राजा इसमें पहाड़ के अंदर बंद है, अगर दूसरा राजा आक्रमण कर दिया, अगर गेट नहीं खुला तो उसी को किला बंदी कहेंगे, है ना। और बीच बीच में जो पहाड़ के छिद्र छोड़ दिया जाता था, क्यों, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, कि तीर छोड़ना है तो इसी छिद्र के द्वारा तीर छोड़ा जाएगा। और चूंकि अगर आप पहाड़ के एरिया मानी देखिए इस तरह से आपका क्या रहेगा, किला, है ना, पहाड़ है और एक बड़ा सा इसमें गेट बना दिया था। इसमें 30-40 हजार किलो का, इसमें देखिएगा 1000 किलो की बात करें, 40,000 किलो की जो गेट लगा रहता था। तो गेट को कोई आप इधर टेल भी नहीं सकता है ना। गेट को इस तरह से लगा दिया जाता था कि गेट को कोई टेल नहीं सकता, मतलब ढकेल नहीं सकता। तो इस कंडीशन में कोई राजा तो प्रवेश कर नहीं सकता है ना। तो इसमें क्या हुआ, तो इस जो युद्ध होता है युद्ध जीतने में काफी आसानी हो जाती थी और लोग आक्रमण भी बहुत कम करते थे, था ना। तो इसी में देखिए अगर आखिर कब तक मान लीजिए अगर कोई आक्रमण करे, कोई राजा है जो बहुत सारा सैनिक लेके आए और लगभग
6-7 महीना तक क्या किया, इसको बंद कर दिया किला में। तो उस कंडीशन में तो राजा का आखिर कब तक कोई रहेगा सीमा तक, है ना। यानी राजा अपने 6-7 महीने तक भोजन करेगा, फिर जैसे ही जो खदान है वो खत्म होगा, यानी अनाज खत्म होगा, तो अपने आप यहाँ से चिट्ठी फेंका फेंकी होगा, मतलब पत्र लिखेगा कि अब आपको क्या चाहिए, तो बोलेगा कि इतना सोना हमको दे दो, तो सोना देकर चल दिया। कुछ लोग राजा इतना नालायक रहेगा, कहेगा कि हम नहीं सोना वोना नहीं देंगे, हम तुमको जितना है, तो जीत जाएगा, है ना। तो इस देखेंगे जैसे अगर मान लीजिए कि अनाज खत्म हो जाए तो लड़ाई कितना दिन तक चल सकता है, 6 महीना 7 महीना, बड़ी तो साल भर जाएगा। इससे ज्यादा अगर तो अनाज भी तो अंदर स्टोर खत्म हो जाएगा, है ना, गेट खुलेगा ही नहीं तो अनाज भी खत्म हो जाएगा। तो उस कंडीशन में राजा, तो उस कंडीशन में क्या, जैसे अभी अब कोरोना के फेज अभी देखेंगे, जो लोग बिहार के लोग बाहर रह रहे थे दूसरे प्रदेश में, इतना स्थिति खराब हुआ कि लोगों को अनाज रानी खाने के लिए तरसना पड़ रहा था, है ना। तो बहुत सारे राज्य सरकारों ने सहयोग किया उसके लिए, है ना, हम लोग धन्यवाद देते हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने आपको नहीं दिया। देखेंगे यूपी में क्षेत्रों में गंगा नदी में कितने लाश प्रवाहित हो रहा था, आपको देखे ही होंगे। तो खैर वो बात अलग है। तो यानी कि किलाबंदी का फेज शुरुआत में आपको इसी काल से देखने को मिलेगा, लेकिन किलाबंदी का वास्तविक रियल आपको वास्तविक समझ इसके बाद यानी मध्यकालीन भारत में होगा, उसको आप लोग डिटेल रूप से समझिएगा। तो हम लोग मेन रूप से पढ़ रहे हैं मौखरी वंश, और मौखरी वंश का अगला यानी कि राजधानी कहाँ है, तो कनौज। कहाँ राजधानी है, कनौज। राजधानी कहाँ है, कनौज, है ना, यानी राजधानी कहाँ है, कनौज में। उसके बाद देखेंगे इस वंश का अगला राजा कौन है, ईश्वर वर्मा। ईश्वर वर्मा, यानी इस वंश का अगला राजा कौन है, ईश्वर वर्मा। और ईश्वर वर्मा ने ही यशो वर्मा की हत्या करी। यशो वर्मन किसकी हत्या की, यशो वर्मन। मालवा के शासक कौन है, यशो वर्मन। किसका हत्या किया, मालवा के शासक कौन है, यशो वर्मन। और इसी यशो वर्मन की हत्या किसने किया है, तो आपका मौखरी वंश का राजा कौन है, सॉरी, मालवा के शासक कौन है, यशो वर्मन, है ना, यानी मौखरी मालवा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला राजा कौन, अगला राजा कौन है, इसके बाद देखेंगे तो ग्रह वर्मा। और ग्रह वर्मा के आपके बारे में बताएं कि ग्रह वर्मा की शादी किसके साथ हुई, तो चालुक्य सॉरी वर्धन वंश के राजकुमारी श्रीदेवी के साथ। आज जैसे ही विवाह हुआ तो मालवा नरेश देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी। और जैसे ही हत्या किया तो सबसे बड़ा दुखी कौन होगा, तो जिसका भाई है कौन, राजवर्धन। और राजवर्धन ने यानी किसकी हत्या कर देता है, तो आपका देवगुप्त को, देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है, राजवर्धन। और राजवर्धन की जैसे हत्या हुआ तो गौड़ राजा कौन है, शशांक। शशांक ने अपने किसको बुलाया, अपने सभा में राजवर्धन को। राजवर्धन की हत्या कौन कर देता है, शशांक। तो ये आपकी बात हो गई। उसके बाद देखेंगे तो ये मालवा मौखरी वंश का शासन हो गया। उसके बाद हम लोग गौर वंश के बारे में देखेंगे। तो गौर वंश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं हम लोग जाना है, जो बेसिक चीज है वो आपको बताते हैं। देखिए ये इसका क्षेत्र की बात करें तो बंगाल का क्षेत्र है। इसके क्षेत्र कौन सा है, बंगाल। और इसी बंगाल के प्राचीन काल में हम लोग गौर कहते थे, यानी बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, गौर। क्या नाम था, गौर, है ना, ध्यान रखिएगा। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, तो शशांक है। इसका नाम क्या है, शशांक। शशांक, इसका नाम क्या है, शशांक। और इसी शशांक ने हत्या किसकी किया है, तो राजवर्धन की। किसकी हत्या किया है, राजवर्धन की, है ना। किसकी हत्या किया है, राजवर्धन की। अब देखिए जो शशांक है शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को, शैव धर्म को। किस धर्म को मानता था, शैव धर्म को। और सबसे बड़ा यही देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि शशांक ने किस धर्म को माना, शैव धर्म को। शशांक ने किस धर्म को माना, शैव धर्म को, है ना। और इसी कारण देखिए आपको पता होगा कि हर्षवर्धन के काल में ही चाइना यात्री कौन है, ह्वेनसांग। कौन था, ह्वेनसांग। और जो देख रहे हर्षवर्धन, शुरुआत में हर्षवर्धन शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था, शैव मतलब भगवान शिव के उपासक। ठीक है, जाओ, भगवान शिव के उपासक। किसको था, भगवान शिव के उपासक, है ना। तो जब हर्षवर्धन ने किसके संपर्क में आया, यानी ह्वेनसांग के संपर्क में आया, तो हर्षवर्धन ने शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। इसी का सबसे बड़ा दुख होगा किसको, शशांक को। और शशांक ने ही जो बोधि वृक्ष देख रहे हैं, बोधि वृक्ष कहाँ बोधि वृक्ष है, तो बोध गया में, जहाँ भगवान बुद्ध की यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी बोधि वृक्ष को कटवा देता है। और साथ ही इतना नहीं, बौद्ध विहार जितना भी जहां जहां था सभी को ये क्या करता है, तो ये गिरवा देता है ना। इसीलिए उसके बाद शशांक की मृत्यु कौन कर देता है, जब राजा बनता है कौन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने ही शशांक की हत्या कर लगभग पूरे उत्तर भारत का जितना क्षेत्र आप देख रहे हैं सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेता है ना। ये देखिए
तो मेन रूप से हम लोग को इसी बारे में पढ़ना। तो हेडिंग में लिखिए, ये लिखे हुए हैं। पहला हेडिंग में लिखिए वर्धन वंश। फटाफट इसको लिखने का प्रयास कीजिए। वर्धन वंश, वर्धन वंश लिखिए। लिखिए वर्धन वंश पॉइंट करके। वर्धन वंश के संस्थापक, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे। पुष्यभूति वर्धन थे। लिखिए अगला पॉइंट करके। वर्धन वंश की राजधानी, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर, कोस्ट में हरियाणा थी। थानेश्वर थी। तथा इसका क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का था। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का था। उसके बाद लिखिए इस वंश का अगला, लिखिए इस वंश के राजा ईश्वर वर्मा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। तथा इन्होंने यशोमती से विवाह किया। और इनका 2 बेटा और 1 बेटी उत्पन्न हुई। बेटा का नाम क्या है? पहला लिखिए राजवर्धन, बड़ा बेटा का नाम राजवर्धन, दूसरा का नाम हर्षवर्धन। राजवर्धन, हर्षवर्धन और तीसरा लिखिए बेटी का नाम राजश्री। क्या नाम है? राजश्री, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिए राजश्री का विवाह मौखरी वंश के प्रतापी शासक या शासक लिख सकता है। मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा के साथ हुआ। उसके बाद हेडिंग में लिखिए मौखरी वंश, मौखरी डायनेस्टी। लिखिए मौखरी वंश का संस्थापक, मौखरी वंश की संस्थापना या मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। इन्होंने इसकी राजधानी, इस वंश की राजधानी, अगला पॉइंट करके लिखिए इस वंश की राजधानी कनौज थी। लिखिए इस वंश के अगला राजा ईश्वर वर्मा ने मालवा के शासक यशो बर्मन को हराया। उसके बाद देखिए इसमें अगला पॉइंट करके इस वंश का अंतिम राजा ग्रह वर्मा था जिसकी शादी वर्धन वंश के राजकुमारी तथा प्रभाकर वर्धन की बेटी राजश्री के साथ हुआ। लिखिए इसी में पॉइंट करके ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने किया, है ना। उसके बाद लिखिए तथा अगला पॉइंट करके लिखिए ग्रह वर्मा की हत्या होने पर राजवर्धन ने इसके हत्यारा देवगुप्त की हत्या कर दी। ये हो गई। उसके बाद लिखिए गौर वंश। लिखिए अगला पॉइंट करके, है ना। लिखिए गौर वंश। लिखिए बंगाल का प्राचीन नाम गौर था। लिखिए इस वंश का प्रतापी शासक शशांक था जिसने वर्धन वंश के राजा राजवर्धन की हत्या की। लिखिए शशांक शैव धर्म को मानता था। अगला पॉइंट करके लिखिए शशांक शैव धर्म को मानता था तथा इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया और बौद्ध विहारों को नष्ट किया। बौद्ध विहार का मतलब जहाँ बौद्ध जो
जो क्या भिक्षुनी थी या भिक्षु थे, सभी वहाँ निवास स्थान को हम लोग बौद्ध विहार कहते हैं, है ना। और इसी के नाम पर लोग कहते हैं, इतिहासकार मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि विहार कहा जाता है। तो ये होगी। उसके बाद देखिए शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने किया। तो ये होगी गुप्तोत्तर का। बाकी हम लोग डिटेल रूप से पिछले नेक्स्ट क्लास में बोधि वृक्ष और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका शासक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और ये सब देखेंगे। तो 1 से 3 क्लास में क्लास समाप्त होगा। तो हम लोग मिलेंगे फिर नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।